Welcome everyone to this amazing video of Dil Sever Hours। अब हम आगे अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। When she become him पार्ट 8। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि आशी को जयश्री के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है सुबह पर, जहाँ आशी पूरी रात से सोई नहीं होती है और सुबह होते ही वो जयश्री के पापा को फ़ोन करती है। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। जयश्री के पापा फोन उठाते ही कहते हैं, हेलो कौन? आशी कहती है, क्या हुआ शर्मा जी, बहुत समय हो गया ना, मेरी आवाज़ सुने बगैर कहीं भूल तो नहीं गए? तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी जो कि इतने टाइम से छुपने की कोशिश कर रही थी, वो मुझे कब की मिल चुकी थी, और पता है वो इतने टाइम से मेरे साथ ही थी। मैंने तो बस इसलिए फ़ोन की थी ताकि तुम्हें बता दूं कि अब आ जाए अहमदाबाद, आखिरी बार अपनी बेटी को जी भर के देख लेना। ऐसा कहकर वो अपना फ़ोन काट देती है। इस साइड जयश्री के पापा घबरा नहीं रहे थे। वो जाकर ड्रॉअर में से अपनी बंदूक निकाल लेते हैं और कहते हैं, अब या तो वो जिंदा रहेगी या तो मैं। उनमें बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका था, क्योंकि शायद उन्हें जितना सपोर्ट चाहिए था बड़े बड़े लोगों का वो उनको मिल चुका है। क्योंकि पावर वाले लोगों से लड़ने के लिए या तो उतनी पावर होनी चाहिए या उनके जैसे लोगों से कनेक्शन होना चाहिए। तो वो अपने भाई यानी कि जयश्री के चाचा के साथ आशी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वहीं आशी की सेक्रेटरी सोनिया उसको लेने के लिए आ जाती है। आशी उसको गुस्से में कहती है, जल्दी से श्री के घर पर चलो। अब कार से चलते चलते सोनिया आशी से कहती है, आशी मैम आप बहुत गुस्से में लग रहे हो, तो प्लीज़ आप श्री से आराम से बात करना, बिकॉज अभी तक उसको आपकी आदत ये आपके बारे में मालूम नहीं है, जिसकी वजह से शायद उसने आपको कुछ बोल दिया होगा। क्योंकि ऑडियंस सोनिया को लग रहा था कि श्री ने उसको कुछ कह दिया होगा, जिसकी वजह से आशी अब उससे बदला लेने के लिए जा रही होगी। आशी सोनिया को कहती है, तुम्हें तो पता है ना मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। तो जो श्री हमारे सामने लड़का बनकर घूम रहा है वो एक लड़की है जिसका नाम जयश्री है। वो हमें इतने टाइम से धोखा देती जा रही थी। सोनिया को आशी के बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आशी आगे कहती है, मैंने इस चीज़ को कंफर्म कर लिया है। सोनिया पूछती है, तो अब आप आगे क्या करोगे? आशी कहती है, मैं उससे बदला लूँगी और क्या करूँगी। और इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि आशी सबको सब कुछ नहीं बताती, यानी कि पास्ट में उसने जो कुछ जयश्री और उसके परिवार के साथ किया वो ना तो सोनिया को मालूम है ना ही आशी के फैमिली को। यानी कि वो अपने मैटर्स को अलग अलग लोगों से अंजाम दिलाती है। एंड फिर आशी कार के बैक सीट पर बैठे बैठे खुद ही से कही जा रही होती है, उसने मुझे पागल बनाया। आशी तुम बेवकूफ़ हो, एकदम बेवकूफ़, खुद को बहुत स्मार्ट समझती थी ना। आशी एक सिंपल सी लड़की से उल्लू बन गई और मैं बेवकूफ़ अपनी खानदानी अंगूठी उसको देकर आ गई। वो तुम्हारे मुंह पर झूठ बोलती रही और आशी तुम कुछ भी नहीं कर पाई। वहीं जयश्री जो कि सुबह आराम से उठती है और दुकान से कुछ ब्रेड बटर लेने के लिए जाती है, मगर अभी उसने विग नहीं लगाई होती है, क्योंकि उसे पहनना निकालना बहुत झंझट का काम लगने लग जाता है। तो वो मस्त हुडी से अपना सर कवर कर लेती है और फिर जैसे वो दुकान से वापस आ रही होती है उतने में उसके पास गोल्डी का फ़ोन आता है। वो कहता है, तुझे पता है रात को मेरे को सपने में आशी दिखाई दी थी और उसने तेरे पापा की फ़ोटो पकड़ रखी थी, और जितना मुझे याद है मैंने उसको तेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। कितना खतरनाक सपना था ना? जयश्री कहती है, सपना ही था ना, तूने सच्ची में तो नहीं बता दिया? उतने में उसको याद आता है कि कल रात से उसने खुद का पर्स नहीं देखा और उसी के पर्स के अंदर उसके पापा की फ़ोटो भी थी। तभी उसके सामने आशी की कार आकर खड़ी हो जाती है। आशी उस कार से उतरती है और इस टाइम उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन उसके हाथ में वही जयश्री का पर्स होता है। वो उस गुस्से वाले चेहरे में भी ये दिखाना चाह रही थी कि वो हंस रही है, उसे गुस्सा नहीं आ रहा। आशी बोलती है, तुम मुझे बहुत दिन से पागल बनाती आ रही हो जयश्री। वहीं जयश्री को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए सिवाय भागने के। तो वो वही काम करती है, उसके हाथ में जो ब्रेड का पैकेट होता है वो उसे वहीं फेंक कर भागने लगती है।
और फिर आशी भी उसके पीछे भागती है, उसका पीछा करने लगती है। जयश्री उसको गलियों में से भगाती जा रही थी। आशी उसको रुकने को कहती है और बोलती है, जयश्री रुक जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जयश्री कहती है, अभी भी तो आपसे बुरा कोई नहीं है। अगर मैं रुक गई तो पता नहीं आप मेरे साथ क्या करोगे, क्योंकि इतने दिन आपके साथ रहकर मैं इतना तो जान गई हूँ कि आपसे खतरनाक कोई नहीं है। उतने में भागते भागते जयश्री अचानक से खुद को रोक लेती है, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा गड्ढा होता है। लेकिन आशी वो तो एकदम तेजी से आ रही थी। उसको लगा कि जयश्री उसके कहने पर रुकी है, मगर जयश्री के बहुत करीब होने की वजह से वो जस्ट उसको पकड़ने वाली थी, लेकिन वो गड्ढा नहीं देख पाई और वो उसमें गिरने लगती है। खुद को बचाने के लिए वो जयश्री का हाथ पकड़ लेती है, मगर फिर वो दोनों ही उस बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। आशी जयश्री के नीचे होती है, जिसकी वजह से वहाँ जो पत्थर होता है, आशी का सर का पिछला हिस्सा उस पत्थर से जाकर टकरा जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं जयश्री भी उतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से डर के मारे वो भी बेहोश हो चुकी थी। और उस टाइम भी गोल्डी फोन कॉल पर ही कनेक्टेड रहता है। वो बस पूछता ही रह जाता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब ठीक तो है। और ये चीज सोनिया ने भी देख ली थी। वो तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है। एम्बुलेंस के अंदर जयश्री की एक बार आंखें खुलती है कि हाँ वो जिंदा है, और फिर वो वापस सो जाती है। एंड फिर उसकी नींद डायरेक्टली हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ उसको रियलाइज होता है कि उसके साथ क्या हुआ था। और वो उस बेड से खड़ी होते हुए खुद ही से कहने लगते हैं, हे भगवान, उस आशी के चक्कर में आज तो मैं बस मरते मरते बची हूँ। और फिर वो उस रूम से बाहर निकल जाती है। जाते जाते वो अपनी उंगलियों को देखती है, जिसमें आशी की दी हुई रिंग थी। वो उसे अभी भी पहन रखी हुई थी। तो वो सोचती है, सबसे पहले तो इससे पीछा छुड़वाना होगा। वो उस रिंग को चलते चलते उतारने लगती है, तभी उसकी टक्कर एक बूढ़ी दादी से हो जाती है। जयश्री तुरंत उनको सॉरी सॉरी बोलने लगती है, तभी उस दादी की नजर जयश्री का हाथ पर जाती है। ये अंगूठी तुम्हें किसने दी? आशी ने? जयश्री कहती है, हाँ, मगर आप? तो दादी कहती है, मैं इंदुमती, आशी की दादी। और इंदुमती दादी के पीछे ही आशी के पापा अमर ठाकुर थे। वो जयश्री को कहते हैं, तुम आशी की मंगेतर हो, यानी कि आशी ने तुमसे सगाई कर ली। अब जयश्री कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है और आशी उसे अपने फैमिली से मिलवाने वाली थी। तो वो कंफ्यूजन के मारे अपनी मुंडी को हाँ में हिला देती है। अब सीन शिफ्ट होता है उस रूम में जिसमें फिलहाल आशी होती है, और डॉक्टर उसको कंटिन्यूसली चेक ही किए जा रहे थे। उसके हाथों पर और कमर पर जो थोड़ी बहुत चोट लगी थी, उस पर बैंडेज कर दी गई थी, क्योंकि जिस गड्ढे में वो लोग गिरे थे वैसे तो वो मिट्टी का था, जिसको कुछ टाइम पहले ही खोदा गया होगा, मगर वहाँ कुछ छोटे मोटे कंकर भी थे जो इन दोनों को चुभ गए थे। उस रूम के अंदर इस टाइम आशी की दादी होती है, जो कंटिन्यूसली जयश्री को ऊपर से नीचे घूरे जा रही थी, जबकि जयश्री अपनी आंखें कभी उनसे मिलाती है और फिर अपनी नजरों को जमीन की तरफ कर लेती है। और वहाँ आशी के पापा भी होते हैं और आशी का बड़ा भाई शुभम भी, जो कि कंटिन्यूसली उस रूम में घूमे ही जा रहा था। तभी उस रूम में सोनिया भी एंटर करती है। शुभम जयश्री से कहता है, एक बात बताइए, आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो, क्योंकि उसने तो आपके बारे में कभी नहीं बताया। तो आशी के पापा उसे कहते हैं, शुभम, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। और सोनिया समझ जाती है कि इन लोगों ने जयश्री को आशी का पार्टनर समझ लिया है। तो शुभम अपने पापा को कहता है, ठीक है पापा। फिर वो धीरे से जयश्री से कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जयश्री अपना नाम बताती है। फिर वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये लड़की वो नहीं है, कल सुबह कॉल करने वाली तो जानवी थी। ये कैसे एक एक दिन में लड़की बदल सकती है? मुझे तो अभी तक मिली ही नहीं, अजीब लड़की है ये। आशी की दादी डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब आप बताइए ना हमें कि मेरी पोती सही तो है, उसे कब तक होश आ जाएगा? तो डॉक्टर कहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आशी एकदम सही है और बाकी चीजें तो हमें इनके होश आने पर ही पता चलेगा। फिर वो दादी कहती है, पता नहीं मेरी आशी को क्या हो गया है। तो उतने में शुभम जयश्री को कहता है, आखिर हुआ क्या था? तो सब जयश्री की तरफ देखने लग जाते हैं। जयश्री कहती है, हम दोनों
कुएं में गिर गए थे और उसमें पानी नहीं था। ये कहकर वो सोनिया की तरफ देखती है। बाकी सब लोग शॉक हो जाते हैं। कुएं के अंदर? तो सोनिया कहती है, हाँ सर, जयश्री सही कह रही है। लेकिन शुभम को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उतने में थोड़ी देर में आशी को भी होश आ जाता है और सब लोग उसके आजू बाजू खड़े हो जाते हैं, मगर जयश्री उन सब के पीछे कहीं दूर जाकर खड़ी हो जाती है और खुद से कहती है, अब तो गई मैं। वहीं सब लोग आशी को होश में लाने में लगे हुए थे। तो आशी की आंखें खुलती है और वो कहने लगती है, दादी, पापा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तो शुभम कहता है, तुम कुएं में गिर गई थी। आशी कहती है, मैं और कुएं में? तो उसके पापा कहते हैं, हाँ तुम और जयश्री कुएं में गिर गई थी। ये तो हाँ, तुम और जयश्री कुएं में गिर गई थी। ये तो भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो। आशी कहती है, जयश्री ये कौन है? तो वो सब लोग जयश्री को ढूंढने लगते हैं, मगर वो तो उनके पीछे खड़ी थी। तो वो लोग थोड़ा साइड हटते हैं जिससे आशी जयश्री को देख सके। आशी उसको देखते ही कहती है, तुम कौन हो? तो उसकी नानी कहती है, आशी ये क्या कह रही हो तुम? ये तुम्हारी मंगेतर है, तुमने इससे सगाई कर ली। तो आशी कहती है, मेरी एंगेजमेंट ये कब हुई? तो शुभम कहता है, इसका मतलब तुम दोनों ने सगाई नहीं की है। ये वो बड़ी खुशी से कह रहा होता है। तो इंदुमती दादी कहती है, इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि ये लड़की जो खड़ी है वो कहानियां बना रही है। और सोनिया क्या चल रहा है? सोनिया सारी सिचुएशन को समझते हुए और कंपनी आशी को मिले तो वह कहती है, हाँ इन दोनों ने एंगेजमेंट कर ली है। आशी कहती है, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। फिर उसकी दादी डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब कहीं मेरी पोती पागल तो नहीं हो गई? तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं, आप परेशान मत होइए, ऐसा हो सकता है कि सर पे चोट लगने की वजह से हो सकता है उनकी याददाश्त में थोड़ा फर्क पड़ गया होगा, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर डॉक्टर आशी से कहते हैं, आशी मैम, क्या आप हमें बता सकती हो कि आखिरी चीज आपको क्या याद है, या सुबह आपने क्या किया था? तो आशी दिमाग में जोर डालने लगती है, मगर उसका सर दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर वो कहती है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मगर हाँ, आज सुबह मैं रशिया के क्लाइंट से एक्सपोर्ट के ऊपर डील करने निकली थी और अब मैं यहाँ पर हूँ। वो डील मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, मैंने उस पर पिछले 2 महीने से काम कर रही थी, मगर मैं यहाँ पर कैसे आई? तो आशी के पापा कहते हैं, रशिया के क्लाइंट? उतने में शिवम कहता है, ओह वो तो 1 साल पहले था और वो डील तो हमें मिल चुकी थी। जिस चीज को सुनकर जयश्री आशी को देखने लगती है, उसको थोड़ी जान में जान आती है और आशी के परिवार वाले उसको याद दिलाने में लग जाते हैं, मगर आशी का सर दर्द से फटा जा रहा था। तो डॉक्टर ने इतना प्रेशर डालने से मना करते हैं कि उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आने दो, वरना प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो वो लोग भी मान जाते हैं और यही बात सोनिया को भी समझा दी जाती है कि ऑफिस के काम को खुद संभाल ले और उस पर पुरानी बातों का स्ट्रेस ना आने दे। अब यानी कि ऑडियंस हमारी आशी याददाश्त में 1 साल पहले पहुंच चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है आशी के घर पर, जहां उसकी दादी अपना सर दुपट्टे से बांध रखी होती है क्योंकि आशी के कारनामों से उनका सर दुखा जा रहा था। उसके पापा उससे सवाल जवाब करे जा रहे थे और शुभम उसके आगे पीछे घुमा जा रहा था। आशी कहती है, मैं जयश्री नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानती, कैसे समझाऊं मैं आपको? उसकी दादी कहती है, बेटा अगर तुम उस लड़की को नहीं जानती तो हमारी खानदानी अंगूठी उसकी उंगली में क्या कर रही थी? हे भगवान, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैंने तुम्हें इसलिए ये अंगूठी दी थी कि तुम किसी अनजान इंसान को पहना दो। हे भगवान। उतने में आशी के पापा उनको शांत करा देते हैं और आशी को कहते हैं, तो बेटा ये बताओ, तुम कुएं में नहीं गिरी थी क्या? तुमने उसे हमारी खानदानी अंगूठी नहीं पहनाई थी क्या? तो आशी अपनी मुंडी कंफ्यूजन में हिला देती है। अमर ठाकुर कहते हैं, देखा देखा, सारे इशारे उसी तरफ है। तो आशी कहती है, हाँ मतलब मेरी मंगनी हो चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है जयश्री के घर पर। गोल्डी और तारा उसके साथ थे, जहाँ पर जयश्री उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट से लेकर आज सुबह जो कुछ हुआ वो सब बता देती है। तो गोल्डी कहता है, तूने ये क्या किया? ऐसे झूठ बोल दिया, और तूने उससे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया था, वो भी ऐसे इंसान के साथ, उसको तूने अच्छी तरीके से जाना भी नहीं है।
तो जयश्री कहती है, कितनी अजीब सी बात है ना, उस टाइम मैं क्या ही करती, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था और सामने उसका पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैंने उसके परिवार को ये सब कह दिया। अब मैं क्या करूँ गोल्डी, तू बता ना। वैसे भी मैंने तो उसे पहले दिन से ही झूठ बोलती आ रही हूँ और अब तो उसकी याददाश्त जाने के बाद में भी झूठ ही बोलती जा रही हूँ। तभी जयश्री के घर की घंटी बजती है तो गोल्डी जाकर दरवाजा खोलता है। वहाँ होते हैं जयश्री के पापा और उसके चाचा, जिनकी आवाज सुनते ही जयश्री बाहर भागे चली आती है और सबसे पहले अपने पापा को गले लगाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसके पापा कहते हैं, अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है और अब हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वहीं आशी के घर पर अमर ठाकुर आशी से कहते हैं, क्या मतलब है कि तुम्हें उसका एड्रेस भी नहीं मालूम। आशी कहती है, पापा मैं समझ रही हूँ, आप भी समझिए ना, मैं गड्ढे में गिर गई थी, मुझे क्या पता होगा। आशी के पापा कहते हैं, सोचने की कोशिश करो, क्या पता कुछ याद आ जाए। तभी शुभम कहता है, पापा 1 मिनट मैं देखता हूँ। अच्छा ये बताओ, पिछले हफ्ते का तुम्हें कुछ तो याद होगा ना। तुम्हें ये याद नहीं, मैंने तुम्हारी गाड़ी पिछले हफ्ते ही ठोक दी थी। तो आशी सबको घूरने लगती है और कहती है, तुम मजाक कर रहे हो ना, मेरी गाड़ी तुमने ठोक दी। शुभम कहता है, हाँ ठोक दी। आशी कहती है वैसे तुमने मेरी कौन सी वाली गाड़ी ठोकी। तो आशी अपने पापा से पूछती है, पापा ये क्या कह रहा है। शुभम कहता है, पापा पक्का इसका दिमाग पूरी तरीके से हिल चुका है, इसकी तो याददाश्त सच्ची में चली गई, अब सब मसला हल हो गया है, यानी कि अब ये बेकार हो गई है और ये कोई काम की नहीं है। आशी के पापा शुभम को चुप रहने को कहते हैं। अमर ठाकुर आशी से कहते हैं, देखो हॉस्पिटल में हम बात नहीं कर पाए, अब हमें उसके घर जाकर लड़की वालों से बातचीत करनी होगी। अच्छा चलो, तुम्हें टेलीफोन नंबर तो याद होगा ना। आशी कहती है, वो मेरा मोबाइल तो गड्ढे में गिरते ही टूट गया। आशी के पापा कहते हैं, ये किसी काम की नहीं है। तो अमर ठाकुर की मम्मी उन्हें घूरने लगती है। वो कहते हैं, नहीं मेरा मतलब मैं ये कहना चाहता था कि इसकी याददाश्त चली गई है। तो शुभम कहता है, मैं कुछ कह सकता हूँ। दरअसल हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पर सबका तो रिकॉर्ड होता ही है, जयश्री का एड्रेस भी वहीं पर लिखा हुआ होगा। जिस चीज को सुनकर आशी के पापा कहते हैं, शुभम मेरे बेटे, तुमने आज मुझे एहसास दिलाई दिया कि तुम्हारे पास भी दिमाग है। तो चलो सब लोग तैयारी करो, जयश्री के घर चलते हैं। आशी की दादी कहती है, रुक जाओ सब लोग रुक जाओ, अगर कोई जाएगा तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर जाएगा, मैं मर जाऊंगी मगर इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी। देखो ये सब कुछ भूल गई है और हम भी भूल सकते हैं, हम उनको जाकर कह देंगे कि हमारी बच्ची सब कुछ भूल चुकी है और अब सब कुछ खत्म करते हैं। लेकिन आशी के पापा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं शुभम को अब रियलाइज होता है, हाय मेरी जुबान, ये मैंने क्या बोल दिया जल्दबाजी में, ये मैंने क्या बोल दिया जल्दबाजी में। फिर आशी, उसके पापा और शुभम जयश्री के बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। वहाँ जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो इतनी सुंदर गाड़ी को देखकर उसके पास आ जाते हैं और उनमें से कुछ बच्चे अमर ठाकुर से कहते हैं, अंकल अंकल इस गाड़ी के बाजे बजते हैं क्या। आशी के पापा कहते हैं, बेटा अभी जाओ खेलो, अभी तो हमारे खुद के बाजे बजे हुए हैं। वहीं घर में जयश्री, तारा, गोल्डी, जयश्री के पापा और उसके चाचा बैठे होते हैं। उतने में उनके घर की घंटी बजती है तो तारा जाकर दरवाजा खोलती है, जिसमें सबसे लास्ट में एंटर करती है आशी। जयश्री के पापा सोचते हैं आखिर ये लोग है कौन, और जैसे ही वो आशी को देखते हैं वो अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। वहीं गोल्डी जयश्री को कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, आशी दीदी के पापा तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं, अब तो तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी। फिर सब लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जयश्री इनके लिए किचन से पानी लेने के लिए चली जाती है। गोल्डी और तारा भी उनके पीछे चले जाते हैं। जयश्री कहती है, अगर उसकी याददाश्त चली गई है तो इन लोगों को ये घर कैसे मालूम चला। तारा कहती है, ये कौन सी बड़ी बात है, ये बड़े लोग हैं, इनके लिए घर ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं। जयश्री कहती है, अब ये चीज मैं अपने पापा को कैसे बताऊंगी, वो तो ऐसी चीजों के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। 1 मिनट, एक आइडिया आया, मैं जाकर आशी के परिवार वालों को सब कुछ सच सच बता देती हूँ। गोल्डी कहता है, नहीं 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 जयश्री, ये पानी की ट्रे पकड़ो, इजी हो जाओ, सब कुछ टाइम से ठीक हो जाएगा, हम पर भरोसा रखो।
जहाँ पर भी फंसने लगोगे तो हम लोग संभाल लेंगे। लेकिन ऐसे वक्त पर ना ही आशी को और ना ही उसके पापा को भड़काने की कोशिश करना, वरना बहुत बुरा हो सकता है। फिर जयश्री सबसे पहले अमर ठाकुर को पानी देती है और फिर आशी को। आशी उसकी नजरों में देखती है और हल्की सी स्माइल भी करती है। जयश्री के पापा को बहुत कुछ गड़बड़ लग रही होती है, क्योंकि आशी को उन्होंने जितनी बार भी देखा है वो एकदम गर्म मिजाज की बंदी थी, मगर आज एकदम शांत, और वो भी अपने परिवार वालों के साथ क्यों आई है। उतने में आशी के पापा कहते हैं, देखिए भाई साहब, हॉस्पिटल में आप थे नहीं तो क्या है ना, बात हो नहीं सकी। हमारी बेटी की हालत ही देख लीजिए आप, उसको तो कुछ याद ही नहीं। ये सब कुछ हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। ये सब कुछ हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज जैसा है। दरअसल आशी और जयश्री एक दूसरे से प्यार करते हैं और इन दोनों ने सगाई भी कर ली है। जिस चीज को सुनकर जयश्री के पापा कहते हैं, सगाई कर ली? आशी को कुछ याद नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्या कहना चाहते हो जयश्री? ये सब क्या चल रहा है? जयश्री बोलती है, पापा दरअसल हुआ ये है कि हमने बस सगाई कर ली। मुझे ये पसंद है। तो गोल्डी जयश्री को बचाते हुए कहता है, हाँ, पहली मुलाकात में ही, वो कहते हैं ना, पहली मुलाकात में प्यार हो जाना। और फौरन से इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। और फिर क्या था, आशी ने प्रपोज कर दिया। आशी कहती है, मैंने प्रपोज किया। तो गोल्डी और तारा अपनी मुंडी हिलाते हुए हाँ कहते हैं। तो शुभम कहता है, जयश्री, क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हें इसने कब प्रपोज किया? तो गोल्डी कहता है, आज सुबह ही। हाँ, आज सुबह ही। जयश्री के पापा कहते हैं, जयश्री, क्या तुम्हें लड़कियां पसंद है? और आशी मुझे सुबह इसलिए फोन की थी, ये दिखाने के लिए, लेकिन मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। शुभम आशी को कहता है, चालाक इंसान, पापा ने जैसे ही कंपनी नाम करने की बात की तो तूने तुरंत शादी करने के लिए हाँ कर दी। आशी कहती है, ऐसी बात है क्या? तो वो अपने पापा से धीमी आवाज में पूछती है, पापा, जो पहले शादी करेगा क्या आप कंपनी उसके नाम कर देंगे? अमर ठाकुर कहते हैं, ये वक्त ऐसी बात करने का नहीं है। वहीं जयश्री के पापा को उनके भाई यानी कि जयश्री के चाचा मनाते हुए कहते हैं, देखो, सही रहेगा अगर तुम इन दोनों को साथ में रहने दो। और इनकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि आशी को अगर कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो उस चीज को कैसे भी करके हासिल कर लेती है। वरना याद रखना, आशी जयश्री को इस तरीके से छुपाकर उठा कर ले जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अब तो वो अपने परिवार के साथ जयश्री का हाथ मांगने आई है, तो हमें मंजूरी दे देनी चाहिए। ये हमारे लिए सही रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उनके सामने खड़े भी हो सकते हैं। और आशी कभी भी अपने पापा के आगे नहीं जाएगी। वो अपने पापा की पूरी बातें मानती है। और अगर जयश्री को कोई प्रॉब्लम होती तो वो अभी हमें यहाँ पर कह सकती थी, वो मना कर सकती थी। मगर वो देखो कैसे आशी के बाजू में बैठकर उसके परिवार वालों से हंसकर बातें कर रही है। और देखिए, हमें अपने और भी बच्चों के लिए भी सोचना होगा, हमारे और भी परिवार वालों के बारे में भी सोचना होगा। उनकी सलामती के लिए ये रिश्ता सही रहेगा। और अब अगर आशी सब कुछ भूल ही गई है तो हमारे लिए और भी बेहतर होगा। वो कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जिस चीज को सुनकर जयश्री के पापा कहते हैं, मैं अपनी बेटी की जिंदगी नर्क में नहीं डाल सकता। फिर वो उस जगह से उठते हैं और आशी को एक अलग रूम में बात करने के लिए लेकर जाते हैं। वो आशी से कहते हैं, देखो आशी, मेरी बेटी कोई खेलने की चीज नहीं है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, सच्ची सच्ची बता दो। तुम कहीं भूलने का नाटक तो नहीं कर रही? आशी कहती है, देखिए अंकल, आपने बाहर ही देख लिया होगा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। फिर जयश्री के पापा कहते हैं, आशी, याद रखना, मैं नहीं जानता तुम्हारी याददाश्त सच्ची में गई है या फिर तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, मगर याद रखना, अगर मेरी बेटी परेशान होगी तो मैं भी परेशान हूँ। जिसने उसे रुलाने की या परेशान करने की कोशिश करेगा, मैं मानूंगा उसने मुझे रुलाने की कोशिश की है और मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो अपने पॉकेट से एक गन निकालते हैं और आशी को कहते हैं, ये शोपीस के लिए नहीं है, इतने टाइम मैंने इसे अच्छी तरीके से चलाना सीख लिया है। ये कहकर वो विंडो में जाकर एक दूर पड़ी बोतल पर निशाना लगाते हैं। ऑब्वियसली बंदूक में साइलेंसर था जिसकी वजह से आवाज नहीं आती। फिर वो कहते हैं, क्या हुआ, कैसा लगा तुम्हें, बोलो ना। आशी हल्की सी
घबरा जाती है क्योंकि वो 1 साल पहले वाली आशी होती है। इतना अच्छा निशाना देखकर वो कहती है, निशाना बहुत अच्छा है आपका। फिर जयश्री के पापा कहते हैं, हाथ आगे करो अपना। और वो अपने गन में से एक बंदूक की गोली निकालकर आशी के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं, ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारी सगाई का, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम्हें लोगों को परेशान करना कितना पसंद है। मगर याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से जयश्री को कुछ भी हुआ तो मैं अपनी जान देने से भी नहीं डरता। फिर वो आशी को बाहर भेज देते हैं। आशी खुद से बातें करती है, यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, अगर मैंने उसे परेशान किया तो ये बुढ़ा मुझे गोली मार देगा। ये सोचते सोचते वो बाहर जाकर बैठ जाती है और फिर जयश्री अपने पापा से रूम में बात करने के लिए जाती है। उसके पापा कहते हैं, देखो जयश्री, तुम पर अगर किसी भी तरीके का कोई दबाव है तो मुझे बता दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें उसके साथ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जयश्री कहती है, नहीं पापा आप टेंशन मत लो, वो अच्छी है, अभी तक उन्होंने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। मैं उन्हीं के ऑफिस में काम करती थी, सच्ची में वो बहुत अच्छी है। तो उसके पापा बोलते हैं, देखो बेटा, वो बहुत खतरनाक है, उसमें इंसानियत तो बिल्कुल नहीं है। अगर तुम उससे दूर भागना चाहती हो तो हम चलते हैं। जयश्री कहती है, नहीं पापा, मैं जितना उन्हें जानती हूँ वो बहुत अच्छी है और वो दूसरों पर गुस्सा होती है मगर मुझ पर नहीं। वो मेरी मदद करती है और ना ही मुझे किसी तरीके की पनिशमेंट देती है। और वो मन में ही सोचती है, इसका बस उल्टा कर दो, क्योंकि आशी के मामले में वो अपने पापा को नहीं घसीटना चाहती, वो सब कुछ खुद ही से निपटना चाहती है। उतने में जयश्री का बाहर से बुलावा आ जाता है तो वो चली जाती है। उसके पापा सोच रहे थे, लगता है उस रात जयश्री आशी के हाथ लगी नहीं थी, तभी उसको कुछ मालूम नहीं। मगर हाँ, अब अगर आशी ने कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमर ठाकुर जयश्री के पापा विनोद शर्मा से पूछते हैं, क्या हुआ शर्मा जी, सब ठीक तो है? तो विनोद शर्मा कहते हैं, सब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अगर दोनों को ठीक लग रहा है तो। फिर अमर ठाकुर जयश्री से पूछते हैं, वैसे तुम दोनों पहली बार मिले कहाँ पर थे? जयश्री सोच रही थी। उतने में तारा कहती है, एग्जीबिशन में, वो आशी दीदी और हम लोग ऑफिस के काम पर वहाँ पर गए थे। फिर अमर ठाकुर जयश्री के पापा से बात करने लग जाते हैं, उनके बिजनेस के बारे में और भी बहुत कुछ। फिर जयश्री के पापा कहते हैं, देखिए ठाकुर साहब, इन बच्चों ने तो शादी करने के वादे ही तो किए हैं, इतनी आसानी से थोड़ी ना हो जाती है शादी, हर काम का एक तरीका होता है। तो अमर ठाकुर कहते हैं, ये बात तो आपने एकदम सही कही है, तो हम जल्द वापस मिलेंगे शादी की बात करने के लिए, जितना जल्दी हो अच्छा ही रहेगा। तो जयश्री के पापा उन्हें बीच में रोकते हुए कहते हैं, अगर नसीब हुआ तो शादी भी जल्द होगी। एंड फिर आशी, उसके पापा और उसका भाई, ये लोग जयश्री के घर से जाने लगते हैं। आशी शुभम को बाहर आते हुए कहती है, तुम अंदर क्या कह रहे थे? हाँ, क्या बताना चाह रहे थे तुम मुझे? तो शुभम कहता है, ये सब ड्रामा तुम पापा की शर्त की वजह से कर रही हो ना, अब ये मत कहना ये बात तो तुम्हें याद ही नहीं। इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करूंगा। एक तो सुबह सुबह इस मासूम सी लड़की को तुमने अपने जाल में फंसा लिया, और जैसे कि हमें तो पता ही नहीं तुम्हारी हरकतों के बारे में। इस लड़की के साथ भी गेम खेल रही हो ना, बेचारी, पता नहीं इसके क्या क्या सपने होंगे। वहीं जयश्री भी आशी इन लोग को बिल्डिंग के नीचे छोड़ने के लिए आए हुए होते हैं। तो वो तारा से कहती है, देखो, एक तो उन्हें कुछ याद नहीं और हम उनके साथ कैसा कैसा गेम खेल रहे हैं। तो गोल्डी कहता है, यार सब कुछ तो है उनके पास, बड़ी किस्मत वाली को मेरी भाभी बनने का मौका मिलेगा। जिस चीज को सुनकर जयश्री गोल्डी को घूरने लगती है। एंड आशी जो कि कार में बैठ रही होती है, वो जयश्री की तरफ देखकर सोचती है, क्या मैंने तुम्हें इस कंपनी को पाने के लिए ढूंढा है? वहीं जयश्री सोच रही होती है, पता नहीं इस झूठ की वजह से और कितने झूठ बोलने होंगे। अब सीन शिफ्ट होता है आशी के घर पर, जहाँ पर इंदुमती माता अपने कुछ स्टाफ्स के साथ बैठकर सब्जियां काटते हुए उनसे कही जा रही थी, देखो तो जरा, उस लड़की के घर चले गए हैं। मैं एक अनजान लड़की को अपने घर की बहू कैसे बना सकती हूँ? और मेरा बेटा पागल हो गया है। और आशी, तुझे भी उसे ही चुनना था। हमने कितने सारी और लड़कियों से बात करके रखी थी, उनमें से किसी को चुन लेती। और तुम लोग ने मेरे सामने क्या रख दिया है? इसे ले जाओ और कुछ खाने के लिए लेके आओ, मेरा ब्लड प्रेशर गिरता जा रहा है। जल्दी करो, अब अगर मुझे मार भी देंगे तो भी मैं उस लड़की को तो नहीं स्वीकार करूंगी।
मुझे सिर्फ मेरे खानदान या मेरे स्टेटस जितनी लड़की चाहिए। उतने में इंदुमती के पास उसकी एक स्टाफ आकर बोलती है, आपके गांव से कोई लड़की आपसे मिलने आई है। वो लड़की अंदर आते ही कहती है, मैं अपने शुभम जी से मिलने आई हूँ। तो दादी पूछती है, शुभम से? उससे तुम्हारा क्या काम है? तो वो लड़की कहती है, शादी करनी है हम दोनों ने। दादी कहती है, मेरे पोते से शादी करोगी? तो वो लड़की कहती है, हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिस चीज़ को सुनकर दादी को तो अब तो चक्कर आने लगते हैं। उनके स्टाफ उनको पकड़कर रूम में लेकर जाते हैं। वो कहने लगती है, ये दोनों बच्चे तो मुझे मार ही देंगे। जब तक ये लोग मेरे ऊपर मिट्टी नहीं डाल देंगे ना, तब तक इन लोगों को चैन नहीं मिलेगा। वो लड़की फुल गांव वाले लुक में थी और इधर उधर घूमकर घर को देखने में लगी हुई थी। फिर वो पूछती है, वैसे भी शुभम जी है कहाँ पर? तो दादी कहती है, वो मंगेतर से मिलने गया है, तुम यहाँ पर आकर बैठो। जिस चीज़ को सुनकर वो कहती है, मंगेतर? कौन? मैं तो यहाँ पर हूँ। तो दादी कहती है, वो उसकी बहन के मंगेतर से मिलने के लिए गया। जिस चीज़ को सुनकर वो लड़की कहती है, हाँ, मैं तो जानती थी मेरे शुभम जी ऐसा नहीं कर सकते। कई देर हो जाती है। दादी और उनके स्टाफ उसे घर से बाहर निकालने में लगे हुए होते हैं, क्योंकि उसका जो स्टाइल होता है और जो व्यवहार होता है वो उनको सूट नहीं हो रहा होता है। उसका जो सूटकेस होता है वो उसके पीछे ले लेकर घूम रहे होते हैं कि देखो बेटा, बड़ों की बात मानते हैं, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मगर वो लड़की उस सूटकेस को पकड़ कर कहती है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं उनसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। उतने में अमर ठाकुर, आशी और शुभम भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लड़की जैसे ही शुभम को देखती है, वो जाकर उसके गले लग जाती है और कहती है, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। शुभम कहता है, अरे कौन हो तुम? तो वो कहती है, तुमने बुलाया और मैं चली आई। इस चीज़ को देखकर आशी को बड़ी हंसी आ रही थी। दादी कहती है, अरे ये अपने गांव की सरपंच की बेटी है। शुभम बचपन में जिसके साथ गांव में खेला करता था, तो वो बिना बताए अपने घर छोड़कर यहाँ चली आई है। जिस चीज़ को सुनकर शुभम कहता है, काजल तुम? और वो घबरा कर रूम में जाकर अपने आप को बंद कर लेता है। सब लोग उसके पीछे भागते हैं। वहीं काजल कहती है, हाय, उनसे खुशी छुपाई नहीं जा रही, देखो वो कैसे रूम में जाकर शर्मा रहे हैं, पागल है बिल्कुल। जिस चीज़ को सुनते ही सब लोग काजल की तरफ देखते हैं। अब श्री के बारे में, वहीं जयश्री के घर पर गोल्डी और तारा अब श्री के बारे में सारा डेटा हटाने में लगे हुए थे, क्योंकि अब जयश्री बनकर रह सकती है। उसको दो दो इंसान बनकर घूमने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। जयश्री के गट्स उसे कहे जा रहे थे कि वो बुरा कर रही है। तो गोल्डी कहता है, अच्छा अब छोड़ ना, जो कुछ हो गया है। जयश्री कहती है, कैसे छोड़ दूं मैं? ये बात तो सही है, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। गोल्डी कहता है, हाँ तो जाकर सब कुछ आशु को बता दे कि सब कुछ झूठ है और वो कैसे इतने टाइम से उसे धोखा देती आ रही है एक लड़का बनकर। जिस चीज़ को सुनकर जयश्री कहती, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे बढ़िया तो मैं छत से छलांग लगा दूं। हाँ तो जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा हम आशी को बता देंगे कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट था जो कि उसी ने ही तुम्हारे साथ किया था और तुम तो बस उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चल रही थी। वहीं आशी के घर पर एक रूम में शुभम अपने पापा को बता रहा होता है कि बचपन के बाद ना ही वो कभी उससे मिला, ना ही वो उसको जानता है। उसके पापा कहते हैं, तुम दोनों का ये क्या चल रहा है? एक सगाई कर लेती है और उसे भूल जाती है और दूसरा गांव से लड़की बुला लेता है और उसे भूल जाता है। तुमने तो कंपनी पाने के लिए लड़की ऐसा ऑर्डर कर ली जैसे हम पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, और वो आशी 24 घंटे में एक लड़की ढूंढ लेती है। पता है मैं तुम दोनों की शादी क्यों करवाना चाहता था? ताकि तुम दोनों एक इंसान के बच्चे बन जाओ। अगर तुम उसको जानते नहीं तो वो यहाँ पर आकर क्या कर रही है? तो शुभम कहता है, पापा लगता है नन्ही से एक गलती हो गई है, मैंने उनको सब कुछ अच्छी तरीके से समझा दिया था। जिस चीज़ को सुनकर उसके पापा कहते हैं, हाँ अगर लड़की खूबसूरत होगी तो तुम उसे पहचानोगे। हे भगवान, मैं तुम्हारा क्या करूं? और उस लड़की का पिता तो मेरा बचपन का दोस्त निकला। फिर ये लोग काजल से बात करने जाते हैं जो कि इस टाइम हॉल में बैठी होती है। अमर ठाकुर कहते हैं, देखो बेटा, ये काम ऐसे नहीं हो सकता, तुम अकेले ही उठकर आ गई हो, तुम्हारे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। वो कहती है, नहीं हो रहे होंगे, उन्हें मालूम है
कि मैं आपके घर पर आई हूँ। इस पूरे सीन में आशी के चेहरे पर से स्माइल हटती ही नहीं अपने भाई की ऐसी हालत देखकर। फिर दादी अमर ठाकुर को कहती है कि काजल के पापा को फ़ोन करके बता दो। तो वो कहते हैं मैं फ़ोन तो कर दूंगा, मगर कहूँगा क्या कि हम दोनों के बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्हें टेलीफोन पर प्यार हो गया। देखो बेटा, तुम एक बार अपने पापा को फ़ोन करके बता दो। तो काजल कहती है मैं उन्हें फ़ोन नहीं कर सकती अंकल, अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे। वैसे भी वो लव मैरिज के सख्त खिलाफ है। उन्होंने तो मेरे लिए लड़का भी ढूंढना शुरू कर दिया था, मगर मैंने जिस समय शुभम जी की फ़ोटो देखी मुझे उनसे तभी प्यार हो गया। जिस चीज़ को सुनकर अमर ठाकुर गुस्से में खड़े होकर बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानता, कल सुबह ये वापस अपने घर चली जाएगी, तब तक इसका गेस्ट रूम में रहने का इंतजाम कर दिया जाए। और वो दादी को उनके रूम में छोड़ने के लिए उनके साथ जाते हुए कहते हैं मैंने पता किया है वो लड़की अच्छे खानदान से है। अब देखो मम्मी, वो लड़की हमारे हाथों से निकल ना जाए, हमें तुरंत उसको आशी के साथ बांध देना चाहिए। उसके बाद मैं देख लूँगा इन दोनों को कौन अलग कर सकता है, और अगर ये खुद भी अलग होना चाहेंगे ना तो भी मैं नहीं होने दूंगा। अब बस आप तैयारी करने लग जाओ, जयश्री के घर पे हमें कभी भी जाना पड़ सकता है और इन दोनों की जल्द शादी हो जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है आशी पर, जो कि अपने रूम में बैठे बैठे टैब में फ़ोटोज़ देखने में लगी हुई थी कि उसकी और जयश्री की एक भी फ़ोटोज़ नहीं है, ना ही उसका कोई अकाउंट है। आशी सोचती है ये लड़की तो बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी पाने के लिए मैंने एक लड़की को ढूंढा है, लेकिन टैमी टैमी का क्या हुआ होगा? अलग हो गए होंगे हम लोग, तो क्या हुआ? वैसे सच्ची में अलग हो गए होंगे ना। फिर आशी के घर पर जैसे ही सुबह होती है, डाइनिंग टेबल पर दादी जैसे ही इतना सारा टेस्टी टेस्टी खाना देखती है और वो एकदम खुश हो जाती है। काजल को इतना सारा टेस्टी खाना बनाते देख वो सोच में पड़ जाती है कहीं वो अभी भी नींद में तो नहीं। और जैसे वो उस खाने को टेस्ट करती है तो बोलती है अरे वाह, इस लड़के के हाथ का स्वाद तो बिल्कुल मेरे हाथों के जैसा है। उतने में अमर ठाकुर, आशी और शुभम भी नीचे आ पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सब दादी ने करवाया होगा। मगर जैसे काजल वहां पर आती है तो शुभम आशी के पीछे छुप जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये सब काजल ने बनाया है। फिर वो सभी को परोसने लगती है, मगर शुभम का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही होती है। तो शुभम आशी को कहता है सुनना, मुझे लग रहा है कि इसने हम सबके खाने में जादू करके फूका है। अक्सर लड़कियां अपने आशिक को फंसाने के लिए ऐसा ही करती है। तो आशी कहती है ऐसी बात मत करो और खाना खाओ, सबको उसका बनाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। वहीं दादी कहती है काश हम काजल को पहले ही ले आते। आशी शुभम को कहती है एक बात सुनो, तुम इस लड़की को जाने मत देना, बहुत ही अच्छी है वो। फिर आशी के पापा आशी को कहते हैं आशी, आज पूरे दिन तुम अपनी मंगेतर के साथ घूमोगी, क्या पता तुम्हें कुछ याद आ जाए। और अब मैं चलता हूँ, सबका दिन अच्छा हो। एंड फिर आशी कार में जाते जाते फ़ोन करती है हेलो जयश्री, मेरा मतलब कैसी हो जान। जयश्री कहती है गुड मॉर्निंग आशी मैम। तो गोल्डी और तारा भी वहीं होते हैं। गोल्डी कहते हैं क्या मैम, उसके नाम से बोला उसको। आशी कहती है मैं तुम्हें एक काम के लिए फ़ोन किया है, दरअसल मैं तुम्हारे इधर ही आ रही थी तो सोचा कि तुम्हें फ़ोन करके बता दूं कि तुम रेडी हो जाओ। जयश्री कहती है हाँ मैं रेडी हूँ, वैसे आप क्यों तकलीफ़ ले रहे हो, मैं खुद आ जाऊँगी। तो आशी जयश्री के पापा की दी हुई बंदूक की गोली को देखते हुए कहती है तकलीफ़ कैसी, कोई तकलीफ़ नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कोई भी तकलीफ़ उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। और वो फ़ोन काट देती है। जयश्री कहती है आ रही है वो, अब मुझे बताओ कि मैं आखिर उनसे बात क्या करूँगी। गोल्डी कहता है तुम फिक्र मत करो, मेरे को सब कुछ पता है, मेरी बहन क्या खाती है, क्या पीती है, क्या पसंद करती है, मैं सब कुछ बता दूंगा तुझे। और वैसे भी उसको कुछ याद नहीं, इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या ही हो सकती है। और देखो, उसको यकीन दिलाना होगा कि उसने तुम्हें प्रपोज किया था और तुम दोनों की बातें एक जैसी होनी चाहिए, और अगर तुम भी उसे पसंद करोगी तो उसको कोई भी शक नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं कि आशी को खाने में क्या पसंद है। लेकिन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द आगे मिलेंगे कि कैसे जयश्री आशी को विश्वास कराती है कि वो दोनों सच्ची में प्यार करते थे, और अगर इन दोनों की शादी हो जाएगी तो रेखा का क्या होगा।
और याद रखना, रेखा कभी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। और तब जयश्री का क्या होगा जब आशी की याददाश्त वापस आ जाएगी? तब वो जयश्री का क्या करेगी? क्योंकि जयश्री ने इतना सारा रायता जो फैलाया है, उसको समेटने में इन दोनों को मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी। तो आगे भी जरूर देखना, खूब सारे कॉमेडी सीन्स होंगे। तो हम मिलते हैं जल्द। तो वीडियो करते हैं रैप अप। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।